बिहार बजट 2022-23 में आप सभी लोगों ने देखा कि सबसे अधिक फोकस किस पर किया गया है? सबसे अधिक फोकस शिक्षा पर किया गया है। अर्थात इसमें सबसे अधिक फोकस शिक्षा पर है। और पूरे बजट का आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे बजट का कल हम लोगों ने लिखा था 16.5% शिक्षा पर खर्च किया गया। और शिक्षा के बाद दूसरे नंबर पर कृषि पर खर्च किया गया है, ये करीब 12.2% है। और अगर आप इसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पर जो खर्च है वो हेल्थ पर खर्च है, अर्थात स्वास्थ्य पर खर्च है। तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य पर खर्च किया गया है, अर्थात हेल्थ को वेटेज दिया गया है। और लेकिन अगर आप इससे पहले वाले बजट को देखें, अर्थात 2000 जो है 21-22 के बजट को देखें, तो उसमें शिक्षा पर तो फोकस, अगर ये बजट आप 2021-22 देखें तो इसमें शिक्षा पर फोकस 19% बजट शिक्षा पर दिया गया अर्थात शिक्षा पर पहले से ही फोकस था। हाँ, कृषि पर इसमें बजट कम था। अगर आप देखेंगे तो कृषि पर 3.7% ही बजट दिया गया। और स्वास्थ्य पर अब की बार के बजट से इसमें कम ही बजट था। पिछली बार ग्रामीण विकास पर फोकस ज्यादा था शिक्षा के बाद। तो देखिए, ये शिक्षा पर बजट लगभग उसी प्राथमिकता में है। शिक्षा पर पिछली बार भी सबसे अधिक बजट था, अब की बार भी शिक्षा पे सबसे अधिक बजट। अब की बार दूसरे नंबर पर फोकस एग्रीकल्चर पर है, लेकिन पिछली बार दूसरे नंबर पर फोकस ग्रामीण विकास को था। अर्थात इसमें ग्रामीण विकास को अलग से वेटेज देते हुए 11.6% फोकस किया गया था। मतलब शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए इसलिए जो है इसलिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसको सबसे अधिक फोकस किया गया। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि बजट बिहार बजट 2021-22 और 2022-23 में सबसे अधिक फोकस किस क्षेत्र पर रहा? और ई पार्ट आ जाए कि हेल्थ पर रहा, बी पार्ट आ जाए कि एग्रीकल्चर पर रहा, सी पार्ट आ जाए एजुकेशन पर रहा, और डी पार्ट आ गया कि इंडस्ट्री पर रहा। तो बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने कल भी बात किया था कि बिहार जैसे राज्य में सबसे अधिक फोकस किस पर रखा गया है? निश्चित रूप से एजुकेशन। सी इज द राइट आंसर। क्यों रखा गया है? क्योंकि बिहार में शिक्षा से ही बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जब कोई राज्य गरीब होता है और जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं होता, तो वो उद्योग नहीं लगा सकता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकता कि व्यवसाय का विकास हो जाए। जब व्यक्ति गरीब होता है तो शिक्षा ही एकमात्र वह माध्यम है जिससे महापरिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षा से बदलाव पढ़ाई लिखाई करके आप, अभाव में भी आप पढ़ाई लिखाई करके प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इसी नाते शिक्षा को सबसे ज्यादा फोकस इसमें किया गया है, एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। ये चीज आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसको आप ध्यान दें। अगर आप देखेंगे तो चूंकि साथ में
इकोनॉमिक सर्वे पर भी, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पर भी बात करते चलेंगे ताकि अलग से उसको देखना ना पड़े। तो देखिए, जैसे बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में बात किया गया है कि ग्रोथ रेट, बिहार की आर्थिक समृद्धि दर, बिहार की आर्थिक समृद्धि दर अगर पिछले 5 वर्षों का कम से कम देखा जाए तो इस तरीके से रही है। और यहां कितनी रहने की संभावना, पूरा एक चार्ट बना लें आप। तो आर्थिक समृद्धि दर, ध्यान से सुनेंगे, आर्थिक समृद्धि दर बिहार की इसमें 9.7% रहने की संभावना है, जबकि इस वर्ष में 9.8% की आर्थिक समृद्धि रही। कोरोना काल में भारत सरकार की, पूरे भारत की समृद्धि दर नकारात्मक रही, लेकिन बिहार की नहीं रही। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, कोरोना काल में भी ये परफॉर्मेंस है, कोविड पैंडेमिक के काल में, कोविड पैंडेमिक के काल में ये रही है। और बिहार की ग्रोथ रेट आप देखेंगे पहले से ही बेहतर है, ये इतना, और 9.3%, अर्थात बिहार में आप आर्थिक समृद्धि दर को इस तरीके से देख सकते हैं। ये कल लिखते समय शायद हम लोगों ने 9.8 लिख लिया था ना, इस वर्ष के लिए, इस वर्ष के लिए ये है 9.7, ये पिछले वर्ष का 9.8। अगर कल लिखते समय गड़बड़ी हुई हो तो एक बार करेक्शन कर लेंगे। ये बिहार के ही इकोनॉमिक सर्वे से डाटा है। साइंस में डेमो क्लास है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इंडिया का बजट मैंने करवा दिया है, इंडिया का बजट इसी ऐप में है, और ऐप में जाकर के जो फ्री वाली क्लासेस है उसमें देख सकते हैं। 7-8 क्लास पूरी, इंडिया का बजट पूरा करवा दिया है। खुशबू, इंडिया का बजट करवा दिया है, आप नोट्स बना लेंगे। इंडिया के बजट पे कुल 9 क्लास है, आप 9 क्लास को देख करके नोट्स बना लें। आपके इसी ऐप में है फ्री वाली क्लास, पेड क्लास में नहीं, फ्री वाली, तो वो मुझे करवाना नहीं पड़ेगा, वो आप वहां से देख लेंगे। तो देखिए, बिहार की आर्थिक समृद्धि दर, अभी तुलना करवा देते हैं भारत से। बिहार की आर्थिक समृद्धि दर भारत की आर्थिक समृद्धि दर से अधिक रही है, भारत की आर्थिक समृद्धि दर से अधिक है। इकोनॉमिक सर्वे पीटी के लिए पूरा जरूरत नहीं है, ऋषि कमल जी, इकोनॉमिक सर्वे पीटी के लिए पूरा जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में पहला खाली, पीटी में तो जो पहला चैप्टर है वो महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए पूरा इकोनॉमिक सर्वे चाहिए, और मेंस के लिए कम से कम 20 क्लास लेना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे का, भारत सरकार का। तो जब मेंस का पोर्शन होगा तो उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे मेंस के हिसाब से होगा। और अभी भी जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे करवाया है वो मेंस के हिसाब से करवाया, वो जरूरत नहीं है 3 क्लासेस करवाया है, वो भी मेंस के हिसाब से, उसकी जरूरत नहीं है। आपको पीटी के हिसाब से सारी चीज देखना है, क्योंकि ये क्लास हम लोगों का 67 68 बीपीएससी पीटी का है। तो पीटी के अनुसार जानते हैं क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, वो डिजाइन। मेंस में तो मेंस में जो है जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसके अंतर्गत कैसे सवाल बनते हैं, उन सवाल में क्या रूपरेखा होती है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाए, कैसे बॉडी स्ट्रक्चर, कैसे कंक्लूजन, मेंस एक अलग चीज है।
मेंस करवाएंगे, जब मेंस आ जाएगा तो मेंस को करवाएंगे। तो देखिए, अगर आप देखें, ध्यान से सुनेंगे, अगर ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट एक तरफ बिहार का लिख देते हैं और एक भारत सरकार का, तो उससे आप समझ पाएंगे। जैसे बिहार का ई पार्ट बिहार का है 5 वर्षों का, और यहां पर बी पार्ट आप भारत सरकार का लिख लेंगे। और भारत का भी सेम वर्ष का लिख रहे हैं ताकि आप तुलना कर पाए। इससे आपको तुलना करने में आसानी होगी। देखिए, यहाँ पे बिहार सरकार का जो ग्रोथ रेट था वो भी आपने पहले ही लिखा 9.3%, और ये 10.5%, और ये 2.5%, और ये 9.8%, और ये 9.7%। अब देखिए, भारत सरकार का 9.27%। तो भारत का देखिए, सॉरी सॉरी, ये भारत का 8 to 8.5%। देखिए, इस वर्ष में ये इससे कम है। और यहां पर आप देखेंगे 9.27%, यह भी इससे कम है। और भारत सरकार की यहां पर नेगेटिव रही पूरे देश की ग्रोथ रेट, अभी तक यही है, सुधार भी हो सकता है। ये 4% और ये 6.5%। तो आप देखेंगे, हाँ मैं बता दूंगा क्या क्या जरूरी है। ऐसे तो जितना पढ़ाया है ना वो सारा पढ़ लें, क्योंकि ये क्लास पूरी डेडिकेटेड क्लास है। जो बीपीएससी पीटी के लिए 68 से 67 और 68 के लिए जो ये क्लास चल रही है, आज उस कड़ी में ये 35वीं क्लास है। 33 क्लास तो हम लोगों का, ये 35 क्लास है, आज 35वीं क्लास है। ये सारा बिहार को फोकस करके ही हमने पढ़ाया है। अगर आप पूरा रिवाइज कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजों को मैं बता दूंगा कि क्या क्या ध्यान रखें। इकोनॉमी क्लास तो आज ही खत्म हो जाएगी, पीटी के हिसाब से आज आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। हाँ, मेंस के बैच चलेंगे, पीटी के बाद मेंस का बैच चलेगा। तो आप देखिए, ध्यान सुने, पहले आप पढ़ लें थोड़ा सा। अब देखिए, यहां पर आप किसी भी वर्ष की तुलना करें तो बिहार की ग्रोथ रेट देखिए ज्यादा है। बिहार की ग्रोथ रेट किसी भी वर्ष अगर आप तुलना करें तो देखेंगे बिहार की ग्रोथ रेट ज्यादा है। बिहार की ग्रोथ रेट भारत की, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, भारत की ग्रोथ रेट से अधिक है, भारत की ग्रोथ रेट से अधिक है। पहले तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे।
ये सबने समझ लिया कि बिहार की जो आर्थिक समृद्धि दर है वो भारत के आर्थिक समृद्धि दर से अधिक है। इवन आपने यहां पर देखा कि जो अभी आगे अनुमान है 2022-23 का, ये अगर आप बिहार का देखेंगे और यहां पर अगर मान लीजिए मैं भारत सरकार का लिखता हूं, तो आप आगे भी जो देखिए भारत सरकार का 8 to 8.5% है और यहां पर आप देख रहे हैं 9.7%, अर्थात ये आर्थिक समृद्धि दर बिहार की अधिक है। पहले तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, आर्थिक समृद्धि दर। अब दूसरा जीडीपी देख लेते हैं, बिहार की जीडीपी कितनी है, भारत की जीडीपी कितनी है। ये इकोनॉमिक सर्वे से ही है। देखिए जीडीपी, जिसको आप साइज ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, साइज ऑफ इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी अगर भारत की कहें और बिहार की कहें, देखिए भारत सरकार की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर है, जिसको अगर लाख में बदलेंगे तो 232.5 लाख करोड़। ये इतनी भारत सरकार की जीडीपी है। अगर आप ट्रिलियन में देखते हैं तो इतना है कि नहीं, और इतना ट्रिलियन का मतलब होता है 3100 बिलियन, क्योंकि 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन है। अब बिहार की अगर आप देखेंगे तो ये मोटे तौर पर 100 बिलियन डॉलर का ही है, और अगर वैसे अमाउंट में देखेंगे, ये मैंने मोटे तौर पर 100 लिख दिया, 101 के आसपास है जो इकोनॉमिक सर्वे में है बिहार के, 7.5726 करोड़, जिसको मोटे तौर पर अगर देखें तो ये 7 पॉइंट इतना लाख करोड़। देखिए जहां इसका है इतना लाख करोड़, 232 लाख करोड़, वहीं बिहार का इतना जीडीपी है। जी पवन कुमार, बिल्कुल। तो आप देखें ये बिहार की जीडीपी, बिहार की जीडीपी आप कहेंगे किस वर्ष का है ये, तो ये है 2021, क्योंकि एक साल पहले का ही डाटा दिया जा सकता। वर्तमान वर्ष तो अभी अभी 2022 तो शुरू ही नहीं हुआ, 2022 तो 1 अप्रैल से शुरू होगा। अच्छा, जो स्टेट की जीडीपी होती है उसको जीएसडीपी कहा जाता है। देखिए जैसे जो स्टेट की बिहार की जीडीपी, सबने नोट कर लिया। ये बल्कि ऐसे ही लिख देते हैं, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई। 7.57 लाख करोड़, पूरा फिगर आपको याद वैसे भी नहीं रहेगा, और पूरा फिगर जानते हो उसमें एक जीरो और था, तो लिखते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। नहीं ठीक था वो, कितना लिखा था हमने, 7,57,000, नहीं ठीक लिखा हुआ था, ये लिखा ठीक था, 7,57,000। मुझे कंफ्यूजन हुआ कि ये गलत तो नहीं है, ये एग्जैक्ट लिखा हुआ था। ये देखिए 7,57,026 करोड़ था, तो मोटे तौर पर इतना ही लिखें। तो अब बिहार की जीडीपी, बिहार जीडीपी ये कितना है, 7,57,026 करोड़, जिसको हम लोग मोटे तौर पर कह सकते हैं 7.57 लाख करोड़, ये आप इतना कह सकते हैं, या इसको मोटे तौर पर 100 बिलियन डॉलर कह सकते हैं।
$100 बिलियन कह सकते हैं, इतना बिहार की जीडीपी है। अच्छा, अब इस जीडीपी में अगर अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें तो किस किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुने, जो स्टेट की जीडीपी होती है उसको कहा जाता है जीएसडीपी, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो राज्य की जीडीपी को जीएसडीपी, तो ये क्या हो गया, जीएसडीपी, जीडीपी नहीं जीएसडीपी। एक शब्द जुड़ जाता है स्टेट, एक शब्द स्टेट जुड़ जाता है। अच्छा, अलग अलग सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन देखिए, बिहार जीडीपी अर्थात जीएसडीपी में अगर मान लीजिए यहां पर दो डाटा, एक 2020-21 और 2021-22, तो ये कृषि क्षेत्र 2020-21 में क्या स्थिति रही और इससे पहले क्या थी, क्योंकि 21-22 का पूरा कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, एग्री सेक्टर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तो ये 20%, ये 20% और ये 60% था। यहां पे आप देखेंगे कोरोना के कारण चूंकि लॉकडाउन लागू हुआ तो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन घट गया, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन घटा, कृषि का बढ़ा, ये हो गया लगभग जो है 24%। लॉकडाउन के कारण आप देखिए इसका कंट्रीब्यूशन घट करके 15% हो गया। और ये 61%। तो बिहार भी सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है। अब ये कंट्रीब्यूशन क्यों कम हुआ है, ये कंट्रीब्यूशन लॉकडाउन के कारण, देखिए लॉकडाउन के कारण सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन कृषि क्षेत्र में रोक नहीं रही। सर्विसेज तो खैर कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, 1% बढ़ी है, क्योंकि ऑनलाइन एक्टिविटीज चली रही हैं सारी। तो लॉकडाउन के कारण उद्योग क्षेत्र का योगदान घटा है, योगदान घटा है। मोटे तौर पर बिहार की जीडीपी कैसी है, सेवा प्रधान है। इससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि बिहार की जीडीपी सेवा प्रधान है और दूसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र का योगदान है, दूसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र का योगदान है।
तो देखिए सबसे ज्यादा बिहार के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान है, सर्विस सेक्टर। दूसरे नंबर पर एग्री सेक्टर और तीसरे नंबर पर इंडस्ट्री, तीसरे नंबर पर इंडस्ट्री। ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, जबकि भारत सरकार में ये बिहार का है और भारत सरकार में सर्विस सेक्टर और फिर इंडस्ट्री और फिर एग्रीकल्चर का है, फिर एग्री सेक्टर का है। और वहां पर आपने देखा होगा कि ये जो है 53% इसका योगदान, इसका 28.2% और इसका जो है 18.8% जो रिसेंट डाटा है। और इसमें आपने देखा इसका 61%, इसका 24% और इसका 15%। अर्थात जिस तरीके का ट्रेंड भारत का है, स्टेट का हिस्सा भी तो जब भारत की जीडीपी निकाली जाती है तो सारे राज्यों का जोड़ा जाता है। भारत की जीडीपी निकालने के लिए सारे राज्यों की जीडीपी को जोड़ा जाता है, सारे राज्य के जीडीपी को जोड़ा जाता है। बिहार के बजट में स्पेशल दिया गया है कि 2016 से 2020-21 के बीच में औसत ग्रोथ रेट कितना रहा। देखिए बिहार बजट में तारकिशोर प्रसाद ने ये डाटा दिया है 2022-23 में। ये डाटा एकदम लास्ट में दिया हुआ है कि उन्होंने ऐसे तुलना किया है कि 2016-17 में बिहार सरकार ने ऐसे तुलना किया और 2020-21 में अगर देखा जाए तो औसत रूप से कितनी ग्रोथ रेट रही अलग अलग सेक्टर की। औसत समृद्धि दर, औसत समृद्धि दर मतलब इस 5 वर्षों में, लगभग 5 वर्ष, 4 वर्ष हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, ये टोटल 5 वर्ष हो गया। तो ये 5 वर्षों का दिया गया है, 2016, 17, 2017, 18, 2018, 19, 2019, 20 और 2020-21 ये बिहार सरकार ने अपने बजट में दिया है। ये डाटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो वित्त मंत्री के द्वारा पॉइंट रखे जाते हैं, डाटा रखे जाते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, मतलब ये सेवा क्षेत्र, उद्योग और ये कृषि, इसमें जो ग्रोथ रेट है ये 2.3%। और उद्योग में मतलब द्वितीय क्षेत्र में औसत ये इतना ग्रोथ रेट औसत, और ये 8.5% की ग्रोथ रेट, ये औसत समृद्धि दर।
ये मैंने ऊपर बजट क्यों लिखा, क्योंकि बजट में ये बताया गया है निष्कर्ष, इसमें यह डाटा का निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष दिया है। तो प्राथमिक क्षेत्र को आप देखेंगे तो ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अब जो हम लोगों ने कल एक बार डिस्कस किया था फिजिकल डिफिसिट, जिससे जनरली बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, एक बार जरा उसको ध्यान देंगे। नोट करें। अब देखिए, बिहार बजट 2022-23 में ये बोला गया है कि कुल व्यय और कुल आय के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है, जो सरकार जुटा नहीं पा रही है, कुल व्यय और कुल आय का जो अंतर है, उसी को ऋण लेना पड़ता है, अर्थात ये कर्ज लेना पड़ता है। और इसी कर्ज को क्या कहा जाता है? फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, इसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि ये 2022-23 के बजट के लिए मैंने कल लिखवाया था, ये अमाउंट है 25,885.10 करोड़। ये स्टेट पूरे राज्य के जीडीपी का 3.47% है, ऑफ जीएसडीपी, अर्थात स्टेट बिहार की जीडीपी का। सोईबी खान, ये 2.3% ग्रोथ रेट है, औसत ग्रोथ रेट 2.3%। ये औसत ग्रोथ रेट प्राथमिक क्षेत्र का, ये द्वितीयक क्षेत्र का, ये तृतीयक क्षेत्र का। औसत कितना ग्रो किया है ये सेक्टर, इसके बारे में। अब देखिए, ये कर्ज वाले पॉइंट पर आए जहां से एक सवाल लगता है पूछा जाएगा, क्योंकि फिजिकल डिफिसिट से क्वेश्चन पूछना जानते हैं लगभग निश्चित होता है। यद्यप अभी तक तो बीपीएससी में ऐसे सवाल कम पूछे गए हैं, लेकिन यूपीएससी का जोर होता, क्योंकि कोरोना काल में कितना कर्ज ले रही है राज्य सरकार, कैसे मैनेज कर रही है, लक्ष्य के अनुसार मैनेज कर रही है या नहीं कर रही है, वित्त आयोग के अनुसार है या नहीं, इसका एक मूल्यांकन जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने कल भी इस पर बात किया था। लेकिन एक चार्ट पूरा आप इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है उसके अनुसार बना लें। तो देखिए, बिहार के ऊपर कर्ज और वित्त आयोग का लक्ष्य, ये दोनों से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, फिजिकल डिफिसिट एफडी, फिजिकल डिफिसिट बिहार, बिहार का फिजिकल राजकोषीय घाटा बिहार, राजकोषीय घाटा मतलब कर्ज बिहार का। अब देखिए, कोरोना काल में कितना कर्ज लिया, इसके बाद क्या स्थिति रही और आगे क्या अनुमान है। अब ये देखें आप, यहां पर कर्ज पूरे जीडीपी का 6.77% था ऑफ जीएसडीपी, मतलब बिहार जीडीपी।
बिहार जीडीपी, स्टेट की जीडीपी को जीएसडीपी कहा जाता है, बिहार जीडीपी। लेकिन यहां पर आप देखिए बिहार की सरकार ने मैनेज किया काफी, और 2.97 पर ही ला करके इसको रख दिया। ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब वित्तीय अनुशासन कायम किया गया है। और यहां पर थोड़ा सा खर्च बढ़ाया गया है। खर्च इसलिए बढ़ाया गया है ताकि बिहार में संभावनाएं पैदा हो, रोजगार के अवसर और बहुत सारी गतिविधियां। तो आप देखिए फिजिकल डिफिसिट तय सीमा के अंदर ही है। नहीं, याद नहीं करना होता है, बजट को एक बार देखा, जैसे आप अपने घर के बजट को देखते हैं, कितनी आय है, कितना व्यय है, कितना खर्च हो रहा है, पढ़ाई पे कितना घर में खर्च हो रहा है, शादी विवाह पे कितना, घर बनवाने पे कितना हो रहा है, बाइक खरीदने और कार खरीदने, ऐसे देश का भी देखा जाता है। एक बार जरूर देख डालें, क्योंकि इसी ऐप में पूरी 9 क्लास है, आप आसानी से देख सकते हैं भारत सरकार का बजट। तो आप देखिए ये फिजिकल डिफिसिट रही। फिजिकल डिफिसिट बराबर होता है ऋण या कर्ज, ऋण या कर्ज। इसका मतलब बिहार सरकार पर कर्ज इस तरीके से रहा है। अब एक चार्ट ये बनाना है, देखिए ये दायरे में रहा, ध्यान से सुनेंगे, खाली यहां पर दायरा क्रॉस हुआ है। यहां 5% होना चाहिए था वित्त आयोग के अनुसार कोरोना काल में भी, लेकिन ये दायरा, खैर कोई बात नहीं, कोविड-19 के काल में अगर दायरा क्रॉस हो गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार भारत सरकार और बिहार सरकार का ये दिखा देते हैं फिजिकल डिफिसिट। तो देखिए फिजिकल डिफिसिट माने ऋण या कर्ज, भारत और बिहार। दो 2020-21, 2021-22 और 2022-23, और बिहार भी 2020-21, 2021-22 और 2022-23। तो आप यहां देखेंगे ये भारत सरकार का 9.2% ऑफ जीडीपी रहा, और यहां घट करके सरकार ने काफी कोशिश की, इतना परसेंट ऑफ जीडीपी। और यहां पे चूंकि कोरोना की दूसरी लहर आई, उससे चीजें और खराब हुई, तो थोड़ा खर्च बढ़ा, और दूसरा वैक्सीनेशन वगैरह भी बढ़ा है, उसका भी खर्च बढ़ा है, तो सरकार को बढ़ाना पड़ा है थोड़ा सा 1%। और इस समय व्यय जरूरी है ताकि आर्थिक स्थिति बहाल हो। अब देखिए बिहार ने उस हिसाब से आप देखेंगे तो काफी मैनेज किया है। यद्यपि भारत का एक अलग, भारत के लिए अलग मानक है और बिहार के लिए अलग है, लेकिन बिहार सरकार का वित्तीय प्रबंधन काबिले तारीफ है, इसकी तारीफ की जा सकती है कि वित्तीय अनुशासन कायम है यहां पर। तो आपको यहां पर वित्तीय अनुशासन दिख रहा होगा, ये देखिए वित्तीय अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन है, राजकोषीय अनुशासन, वित्तीय अनुशासन या राजकोषीय अनुशासन कायम है। राजकोषीय अनुशासन, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये बिल्कुल सही है कि बिहार में वित्तीय अनुशासन में सफल रही है सरकार। हाँ अभी बता रहे हैं, बिहार के टैक्स की बात भी अभी बताते हैं, इसके बाद वही सब पॉइंट पे आ रहे हैं, तभी तो ये जान पाएंगे कि टैक्स कितना है और कर कितना ले रहे हैं। तो ये बिहार, अच्छा, लेकिन वित्त आयोग ने लक्ष्य क्या दिया था, तो एक यहां लाइन लिख लेंगे आप कि बिहार सरकार वित्तीय अनुशासन मतलब राजकोषीय अनुशासन को कायम करने में सफल रही है। बिहार सरकार, खाली एक वर्ष नहीं कर पाई है वो भी लिखवाते हैं, बिहार सरकार राजकोषीय अनुशासन को कायम करने में सफल रही है। एक बार यहां भी कर पूरा बजट पढ़ लीजिए, और एक बार YouTube पे मैं दोबारा एक क्लास ले लूंगा तो रिवीजन हो जाएगा, मतलब आपका तो यही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपने से रिवाइज करते रहें। एक बार मैं YouTube पर पूरा एक साथ सारा बजट बिहार का लूंगा,
तो उस दौरान आप रिवीजन कर सकते हैं। लिए गए कर को जितेंद्र राम, लिए गए कर्ज को सरकार आर्थिक गतिविधि बढ़ा करके पूरा करती है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लिया पढ़ाई लिखाई के लिए, अब पढ़ करके मैं पास हो गया तो क्षमता बढ़ गई, चौक लौटा देंगे। तो कोई भी सरकार जो पैसा लेती है उससे सड़क बनाती है, उससे आर्थिक गतिविधियां चलाती है, कृषि क्षेत्र का विकास, फिर सरकार को टैक्स ज्यादा मिल जाता है। फिर सरकार को आर्थिक गतिविधि बढ़ने से क्या होता है, कर मिलने लगता है, फिर उस कर से पैसा चुका देती है। तो आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। अब देखिए वित्त आयोग, ध्यान से सुनेंगे, 15वीं वित्त आयोग का निर्देश क्या है। देखिए 15वें वित्त आयोग का निर्देश अगर आप देखेंगे तो 15वां वित्त आयोग 2021 से 2026 तक के लिए है। तो 15वें वित्त आयोग ने 2021, 22, 2022, 23 और 2023 से लेकर के 26 तक के लिए निर्देश दिया है। और 4%, देखिए यहां पर 4% के अंदर फिजिकल डिफिसिट को समेटना है। निर्देश किसके लिए, फिजिकल डिफिसिट के लिए। बल्कि यहां लिख लीजिए, नहीं तो लगेगा किसके लिए, फिजिकल डिफिसिट के लिए। अभी समझ में आ जाएगा आपको राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा। अभी कर पढ़ा रहे हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और यहां पर उसने निर्देश दिया था वित्त आयोग ने कि इतना परसेंट, लेकिन कोरोना के बाद यह हुआ कि 4% तक आप कायम रख सकते हैं, और यहां 3, अर्थात फाइनली 3 तक जाना है। और अगर आप देखेंगे बिहार बजट को, तो बिहार सरकार को अगर आप देखेंगे तो फिजिकल डिफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एक सवाल जरूर बन सकता है ऐसा लग रहा है। और 2022, 2 सालों का अगर आप देखें तो ये जो है 2.97%, और दोनों देखिए 4% के दायरे में, अर्थात दोनों का दायरा, ये दोनों सही दायरा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। प्रिंस कुमार, पवन कुमार, निश्चित रूप से होगा। अभी पहले इसको देखिए, पढ़ लीजिए। तो ये जो है आप देखिए 4% के दायरे के अंदर रहा, अर्थात वित्त आयोग के दिए गए दायरे में ही बिहार सरकार ने वित्तीय अनुशासन को कायम किया। भारत सरकार के द्वारा दिए गए, अब देखिए क्या है, यहां लिख लेंगे कि भारत मतलब वित्त आयोग के दिए गए दायरे में, वित्त आयोग के दिए गए, वित्त आयोग के, वित्त आयोग के दिए गए दायरे में बिहार सरकार ने, बिहार सरकार ने वित्तीय अनुशासन, राजकोषीय अनुशासन कायम किया, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा, राजकोषीय अनुशासन कायम रखा, अर्थात राजकोषीय अनुशासन को बना कर रखा।
तो यहां पर आप देखेंगे तो बिहार सरकार सफल दिखती है। हाँ, कोरोना का जो एक वर्ष था, वो वर्ष थोड़ा सा बिहार का डगमगाया, क्योंकि उसमें 5% के दायरे में कायम करना था। वो बिहार सरकार से नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। कोविड-19 एक बहुत बड़ा, जानते हैं, बहुत बड़ी त्रासदी थी। विपरीत परिस्थितियों में कोई चीज आप ना निभा पाए तो उसको बुरा नहीं कहा जा सकता है। खाली ये वर्ष गड़बड़ाया था थोड़ा। देखिए, ये वर्ष अगर आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो फिजिकल डिफिसिट बिहार का तो 2020-21, 2021-22 और 2022-23, ये तो 3.4% और ये 2.97%। यहां पे तो राजकोषीय अनुशासन दिए गए निर्देश के अनुसार कायम है। राजकोषीय अनुशासन में सफलता यहां पर जो है, राजकोषीय अनुशासन नहीं कायम कर पाई बिहार सरकार। ये 6.77%, ये 5% के दायरे में समेटना था इसको। इस वर्ष कोविड-19 पैंडेमिक के प्रभाव के कारण बिहार सरकार राजकोषीय अनुशासन को कायम नहीं कर पाई। राजकोषीय अनुशासन बनाने में सफल नहीं रही। बनाने में सफल नहीं रही। देखिए, वित्त आयोग ने 5% का दायरा दिया था। वित्त आयोग ने 5% का लक्ष्य दिया था, और यहां वित्त आयोग ने 4% का लक्ष्य दिया था। इसमें 3.5 का दिया था, बाद में कहा कि 4 भी कर लें तो कोई बात नहीं। इसमें 4% का लक्ष्य था, इसमें 3.5% का लक्ष्य था, और उस दायरे में देखिए बहुत ज्यादा वित्तीय अनुशासन रहा है। लेकिन ये एक वर्ष गड़बड़ाया। ये वित्तीय अनुशासन के लिए असफलता का वर्ष है। नोट कर लें पहले। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस वर्ष बिहार सरकार राजकोषीय अनुशासन में असफल रही, तो 2020-21, 2021-22, 2022-23 और सी 2019-20।
वेरी गुड। ये क्वेश्चन लेकिन वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो पढ़े रहेंगे, तो ए इज द राइट आंसर। वही विद्यार्थी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं जो पढ़े होंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो एक तो हम लोगों ने इन इंपॉर्टेंट बिंदुओं को पूरा कर लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि भाई राजस्व बजट क्या है। ध्यान से सुनेंगे। राजस्व का प्रबंधन कैसा है, तो राजकोषीय है। राजस्व बजट, तो राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, चूंकि मैं आपको टैक्स वगैरह पढ़ा चुका हूं तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। टैक्स को हमने बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया। देखिए राजस्व बजट में क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, है कि नहीं। ये इन्हीं दोनों का देखा जाता है। अर्थात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट एक ही बात। अब राजस्व व्यय में क्या व्यय है, आप जानते बिहार का सबसे, ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है, बड़ा अच्छा है। सबसे ज्यादा व्यय वेतन पर है बिहार में, फिर पेंशन पर है, फिर ब्याज भुगतान पर है। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है सबसे अधिक राजस्व व्यय किस पर है, ब्याज भुगतान पर है। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से रिसेंट डाटा है एकदम। ऋण वापसी, और ये इसमें राजस्व आय में क्या होगी, एक कर से और दूसरा गैर कर से। गैर कर से, टैक्स से और नॉन टैक्स से। अभी इसमें भी क्लियर कर लेंगे कि टैक्स क्या है, नॉन टैक्स बिहार में क्या है। तो एक तो बड़ा अच्छा सवाल देखिए ये कि भारत, ये यूपीएससी भी पूछता है इस तरीके, सबसे अधिक राजस्व व्यय किस मद में है। अब ये क्वेश्चन तो यही बड़ा हिट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक राजस्व व्यय, या सीधे पूछा जाए सबसे अधिक व्यय निम्न में से किसका है। सबसे अधिक राजस्व व्यय किस मद में है, किस आइटम में है, किस मद में है। ए आपने कहा पेंशन, बी कहा वेतन, सी कहा ब्याज वापसी और डी कहा ऋण वापसी। ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, और ऋण को वापस, डेट रीपेमेंट, ऋण वापसी। तो एक बहुत बेहतरीन सवाल ये बनता है। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। वेतन पर सबसे ज्यादा है। मैं बल्कि इसकी मद लिखवा देता हूं जो दो रहा है, उससे आप समझ जाएंगे। राजस्व व्यय में वेतन पर, वेतन पर कितना खर्च है आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार सरकार को कर्मचारियों को वेतन कितना देना पड़ता है, जितने बिहार सरकार के कर्मचारी। आईएएस से लेकर के क्लर्क और चपरासी तक, देखिए इतना,
ये मोटे तौर पर लिख देते हैं ताकि आपको दशमलव वाला हिसाब ही ना करना पड़े। तो वेतन पर इतना है। और आप देखेंगे दूसरा बड़ा खर्च पेंशन कम नहीं है, इसी से थोड़ा सा घटा लीजिए। ये देखिए 24,252 करोड़ पेंशन पर इतना खर्च करना पड़ा। पेंशन का मद 8,000 करोड़ ही कम है। और ये ब्याज भुगतान, जो कर्ज लिया है उस पर ब्याज तो देना होगा, ब्याज भुगतान पर 16,305 करोड़। सोचिए इतना ब्याज पर, इतना ज्यादा पैसा है, ब्याज पे इतना पैसा देना पड़ रहा है। इससे अंदाजा है कि पहले कर्ज कितना रहा होगा, 16,350 करोड़। और ऋण वापसी, ये अच्छी बात है। ऋण वापस करने का मतलब आपके पास संसाधन हो रहा है तभी तो वापस कर रहे हैं। ये 14,हजार 670 करोड़। अब मोटे तौर पर आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा वेतन, ये बहुत ज्यादा है, फिर पेंशन है, और फिर जो है ब्याज भुगतान है। आईएएस का वेतन भारत सरकार नहीं देती, भारत के संचित निधि पर भारित होता है। लेकिन राज्य के, जानते हैं, जिस काडर में होते हैं उनके सहयोग से दिया जाता है। भारत सरकार का जो आईएएस आईपीएस का बजट है वो संचित निधि पर भारित होता है, लेकिन राज्य के हिस्से से ही दिया जाता है। दिवाकर कुमार पंडित, ये आपके बजट में ही दिखाया गया है, लेकिन पूरा बजट पढ़ना पड़ेगा। देखिए पूरा बजट बिहार सरकार का ये है, पूरा ये बिहार सरकार का बजट है, बहुत पेजेस में है। ये मैंने सारा कंप्यूटर से इसको निकाला और इसकी स्टडी करने के बाद आपको पढ़ा रहे हैं। और इस तरीके से देखिए बुकलेट बन गया। ये बहुत सारी, करीब मुझे लगता है कि ये 100 पेज के शायद आसपास, नहीं 88, 80, 90, ये 94, 95 पेज का है ये पूरा, ये 95 पेज का है। तो ये बिहार बजट का जो पूरा, जानते हैं, ये 95 पेज में मटेरियल मैंने आपको निकाला और इसको पढ़ा है, तब जानते हैं ये आपको पढ़ाया जा रहा। अच्छा, मेरे लिए पढ़ना इसलिए आसान है क्योंकि मुझे भारत सरकार का सब याद रहता है, राज्यों का भी सारा याद रहता है, इसलिए हमारे लिए पढ़ना ये बहुत आसान है। अब देखिए जो है राजस्व आय, ध्यान से सुनेंगे। ये तो राजस्व व्यय है, राजस्व आय को भी थोड़ा सा देख लें। राजस्व आय को, तो राजस्व आय दो मदों में होती है। राजस्व आय कर से और गैर कर से। देखिए मेरा पार्ट ऐसा है जिसमें मुझे स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे हर चीज अपडेट होके पढ़ाना पड़ता है। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, जितनी भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, ये सब बहुत अपडेट रहने वाले सब्जेक्ट। अब देखिए ये कर से, अब ध्यान से सुनेंगे। कर में सबसे ज्यादा जो आय प्राप्त होती है वो वाणिज्य कर से है, मतलब सेल टैक्स से है। ध्यान से सुनेंगे। ये बिक्री जो बैट है, वाणिज्य कर बिहार ने लिखा है लेकिन ये वास्तव में बैट है। ये 32,387 करोड़, सबसे अधिक इसी से पैसा आ रहा। ये पेट्रोल पर लगता है, शराब पे तो वहां है नहीं, इसलिए ये पेट्रोलियम वाला है। दूसरा सबसे अधिक स्टाम्प ड्यूटी से, स्टाम्प शुल्क से, जो जमीन जायदाद लिखाई पढ़वाई जाती है। और
तमाम जो बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह सब बिकती हैं, जहां स्टाम्प लगता है, ये देखिए इतना 1,000 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी से आया है। और ये परिवहन कर से देखिए आया है ये 3,000 करोड़। और भू राजस्व से, लैंड रेवेन्यू से, भू राजस्व से आया है भैया 500 करोड़। तो ये बिहार सरकार का देखिए कर है। ये जीएसटी के अलावा भी, जीएसटी का हिस्सा अलग से लिखवाएंगे, वो केंद्र सरकार देती। ये तो राज्य सरकार की अपनी कर से आए, राज्य सरकार की, बिहार सरकार की अपनी कर से आए, बिहार सरकार की अपनी कर से आय है। ये जो अपना कमाया है बिहार सरकार ने कर से। और इसके अलावा केंद्रीय कर जो जीएसटी है, उसमें केंद्रीय करों में भी हिस्सेदारी है। तो ये भी याद रखना चाहिए कि कौन सबसे अधिक मद है। बिहार सरकार के अपने आय की दूसरी, कर आय की दूसरी सबसे बड़ी मद कौन सी है? स्टाम्प शुल्क। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिहार सरकार की अपनी कर आय में दूसरा बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? दूसरा बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये पार्ट आ गया कि बिक्री कर, मतलब ये वाणिज्य कर, वैट, स्टाम्प शुल्क, परिवहन और भू राजस्व। तो पहला नहीं बल्कि दूसरा। वेरी गुड। दूसरा सबसे अधिक है भैया स्टाम्प। बी इज द राइट आंसर। और केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा देखिए 2022-23 में केंद्र के करों में बिहार का हिस्सा, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि आपने पढ़ा था ब्रह्मा वित्त आयोग, 12th फाइनेंस कमीशन, 13 फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन। ये कहता है कि कुल करों में 41% राज्य का हिस्सा। ये इसने कहा था 42%। 41 क्यों हुआ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अच्छा, इसने कहा था 32% और इसने कहा था 30.5%। ये देखिए राज्य का हिस्सा है, राज्य का हिस्सा कुल करों में। तो जो ये हिस्सा है, इसके अनुसार केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना मिला है? ये मिला है 91,180। सबसे बड़ा कर तो यही है जो केंद्र से प्राप्त कर का हिस्सा है।
अब देखिए, बिहार सरकार की कर से आय, बिहार की कर से आय, तो एक तो नंबर एक, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। नंबर दो, दूसरे नंबर पे क्या है, वाणिज्य कर, अर्थात वैट जो पेट्रोलियम पे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम वाला। तीसरा स्टाम्प शुल्क, तीसरा परिवहन, भू राजस्व। तो ये बिहार सरकार का अपना कर कमाई है और ये केंद्र से प्राप्त, ये बिहार सरकार की अपनी कर कमाई, बिहार की अपनी कर कमाई। लेकिन ध्यान रहे, क्वेश्चन अगर टोटल में पूछा जाए तो ये केंद्र से कर का हिस्सा बिहार के लिए है, ये ध्यान रखेंगे। ये तो कर आय हो गई। अब गैर कर आय में, गैर कर आय बिहार की बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। तो देखिए, ये कर आय तो आपने देख लिया कि कहां कहां से क्या क्या हो रही। अब गैर कर आय जो बिहार की है, और ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो गैर कर आय, ये गैर कर आय, ये बजट में दो मदें दी गई हैं। 2022-23 का बजट जो बिहार का है, इसमें दो मदें दी गई हैं। एक खनन से 3,000 करोड़ और ब्याज प्राप्ति से, इंटरेस्ट, ब्याज प्राप्ति से जो राज्य सरकार ने ऋण दिया हुआ है, कृषि से लेकर के तमाम ऋणों को जो ब्याज पर दिया गया है, उद्योगों के लिए जो राज्य सरकार ने ऋण दिया है, तो उससे भी जो ब्याज प्राप्त, ये दो मद है गैर कर आय में। जैसे भारत सरकार में पीएसयू का इनकम सबसे ज्यादा है, यहां खनन है, माइनिंग। वो बिहार स्पेशल का पार्ट है, गौरव कुमार, वो बिहार स्पेशल का पार्ट है। तो बिहार स्पेशल का कभी यूट्यूब पे क्लास लेंगे तो वो कर देंगे। जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिपोर्ट है, वो अलग से कभी यूट्यूब पे डिस्कशन करेंगे तो कर देंगे। बल्कि पूरे भारत का, देखिए भारत का तो मैंने कर रखा, भारत का फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने इसी ऐप पर पढ़ा रखा है। तो भारत का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो तो ऐप पर देख करके पढ़ लेंगे। देखिए ऐप पर जितनी भी फ्री क्लासेस है, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि ऐप पर जितनी फ्री क्लासेस हैं उसको जरूर कर डालिए, क्योंकि वो बहुत ध्यान रख करके जानते हैं क्लास ली गई है और आपके काम आएगी। बजट घाटा टर्म अब नहीं है, बजट बजट सरप्लस में। बजट घाटा इसी को तो कहा, देखिए बजट घाटा जो शब्द था वो बहुत पहले यूज किया जाता था जब नोट छापने वाली बात थी, अब वो चलन में नहीं है। उसके लिए आप हमारी बजट वाली क्लास देख लेंगे, वो सब क्लियर हो जाएगा।
तो ये देखिए गैर कर आय हो गई, ध्यान से सुनेंगे। तो कर आय सबसे ज्यादा बिहार की, बिहार की कर आय सबसे ज्यादा तो केंद्रीय करों से है। और अपने में देखें, अच्छा, और गैर कर आय में, गैर कर आय सबसे अधिक, अगर केवल बिहार सरकार का अपना देखें तो ये देखिए खनन से है और इसमें वाणिज्य कर या वैट से। बिहार का अपना वाणिज्य कर, वैट। बिहार सरकार सस्ते दरों पर ब्याज देती है ना, ऋण देती है, तो उससे है। बात समझ पा रहे हैं? अब एक डाटा और लिख लीजिए कि केंद्र, देखिए केंद्रीय करों में, ध्यान से सुनेंगे, केंद्रीय करों में, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से है, केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी, ये डाटा लिख लीजिए, मेंस में काम आएगा। और एक आइडिया के लिए यहां भी 2021, 2021-22 और 2022-23, देखिए इतना मिला था केंद्रीय करों में हिस्सा कोरोना काल में। और यहां पर देखिए केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि भारत सरकार की आय बढ़ रही है, तो राज्य को भी अच्छा मिल रहा है पैसा, राज्य को अच्छा पैसा मिल रहा है। अब की बार राज्य को इतना मिलने वाला है। तो केंद्रीय करों से राज्य का, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय करों से राज्य को आय लगातार बढ़ रही है। ये जो 41% हिस्सा राज्य को मिलता है, देखिए 15वें वित्त आयोग ने 41% राज्य का हिस्सा है, और वो हिस्सा बढ़ रहा देख रहे हैं आप। अब केंद्र से अनुदान बिहार को, अब केंद्र का अनुदान, इसको नोट कर लें आप। अब देखिए केंद्र का अनुदान बिहार को, तो कम से कम 2 वर्षों का देख लीजिए, इससे अंदाजा हो जाएगा। जो सेंट्रल ग्रांट ग्रांट मिलता है 2021-22 और 2022-23, देखिए इतना केंद्र अनुदान देता है, जो वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ही दिया जाता है। आर्टिकल 275 है केंद्र का राज्य को अनुदान, और ये है इतना पैसा।
ये आप सभी लोग जानते होंगे, आर्टिकल 275 केंद्र का राज्यों को अनुदान है। स्टेट का नहीं जाता, स्टेट का तो सिर्फ जीएसटी होता है, आयकर राज्य का नहीं होता गौरव। आयकर, निगम कर, जो केंद्र सरकार की कंपनियां, महारत्ना, नवरत्ना, बिहार से नहीं, पूरा जानते हैं। उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया, उसके अनुसार दिया जाता। अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, सारे करों का हिस्सा है ये। अब देखिए फटाफट राजस्व, व्यय और आय को देख लें आप, टोटल कितना मद है। अब देखिए ये राजस्व बजट बिहार का, राजस्व बजट बिहार, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व आय, राजस्व व्यय और राजस्व आय, और 2 वर्षों का देख लेते हैं, जैसे 2021-22। अनुदान का मतलब गिफ्ट, उपहार। अनुदान हमेशा लौटाना नहीं होता, उपहार होता है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि राजस्व बिहार सरकार क्यों अपनी पीठ थपथपा रही है। यही कह के थपथपा रही है कि देखिए व्यय के तुलना में राजस्व आय सरकार का देख लीजिए, उससे अंदाजा आपको हो जाएगा कि सरकार कैसा काम कर रही है बिहार की। यहां सरप्लस में है भारत सरकार, जबकि सरप्लस में नहीं है। मोटे तौर पर मैं लिख रहा हूं जैसे 1,83,000, और यहां पर आप देखिए इस वर्ष का 1,97,000, ये मोटे तौर पर लिख रहा हूं, अर्थात मैं समराइज करके ताकि आपको याद रहे। तो आप देखिए नहीं, हर राज्य का अनुदान अलग अलग होता है, उसके लिए भी फार्मूला है, लेकिन वो सारा आप पूछिएगा नहीं, मेंस के लिए है, तो सारा आप पूछेंगे नहीं। वो मेंस की क्लास जब होगी पीटी के बाद तो डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन वो तो आप देखिए यहां पर देखें, ये देखिए इतना व्यय किया और आय कितनी हुई, बोलिए ज्यादा हुई कि नहीं। ये सरप्लस है कि नहीं, ये भी सरप्लस है, और ये देखिए ये भी सरप्लस है कि नहीं, दोनों सरप्लस है। इसका मतलब बिहार सरकार कमाई ज्यादा कर रही है, खर्च कम कर रही है। सरप्लस, सरप्लस। आप लोगों में से कोई कह रहा था ना कि बिहार सरकार को घाटा हो रहा है, घाटा नहीं हो रहा। आप देखिए बिहार सरकार लाभ में है, बिहार सरकार को घाटा नहीं। आप देखिए अगर आप तथ्य से बात करेंगे तो सरकार की आलोचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, या आगे चल करके आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो हर चीज आंकड़े से बात की जाती, परसेप्शन से बात नहीं की जाती क्या हो रहा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिहार सरकार कंगाल सरकार है, बहुत लोगों को लगता है बिहार सरकार बहुत बेकार सरकार है। डाटा से ऐसा नहीं है, 14वें नंबर की सरकार है पूरे भारत में। तो क्या लगता है उस, वो मायने नहीं रखता क्या है। अब आप देखिए ध्यान से सुनेंगे, राजस्व बजट 2022-23 का देख लें आप बिहार सरकार, इससे अंदाजा हो जाएगा। राजस्व, राजस्व व्यय से ज्यादा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा रेवेन्यू इनकम है, जबकि भारत सरकार घाटे में।
रेवेन्यू रिसिप्ट, तो आप ये देखेंगे प्राप्तियां ज्यादा हो रही हैं, 1.97 लाख करोड़। ये देखिए, ये हुई है प्राप्ति। और आप व्यय देख रहे हैं, व्यय आप देख रहे हैं 1.91 लाख करोड़। तो आप देखिए, ये बिहार सरकार व्यय कम कर रही है, व्यय देखिए इतना है और आय कितना है। तो बिहार सरकार घाटे में नहीं, आय ज्यादा है, व्यय कम है। देखिए ये जो है अधिशेष है, सरप्लस है, अधिशेष है। इसका मतलब राजस्व बजट अधिशेष में है, रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू मद आप देख रहे हैं, ये पूरा सरप्लस है। अभी नोट कर, वापस कर देते हैं, दोबारा वापस कर देंगे। तो देखिए ये यहां पर क्या है, रेवेन्यू बजट, देखिए रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति है, रेवेन्यू सरप्लस, राजस्व अधिशेष की स्थिति है बिहार में। ये कितनी बड़ी बात है, और थोड़ा मोड़ा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 6,000 करोड़ के आसपास, मोटे तौर पर 6,000 करोड़ के आसपास है। 91 और इसमें से घटा दीजिए, फायदे में जा रही है बिहार सरकार। बिहार में राजस्व खाते में कैसी स्थिति है, ये बहुत राज्यों के लिए जानते मार्गदर्शक है। घाटा है, अधिशेष है, अधिशेष है, सी घाटा बढ़ रहा है, डी कोई नहीं। सारी चीज पढ़ाते हैं। आईएएस के लिए कुमार शुभम, मैं पूरा जीएस पढ़ाता हूं। आईएएस के लिए हिस्ट्री, अगर आईएएस की तैयारी करते हैं तब तो सारी चीज। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, इथिक्स, कंप्लीट कोर्स। अर्थात आईएएस बनना है तो आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड। तो देखिए ये अधिशेष की स्थिति है, ये अधिशेष की स्थिति है। मणिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह के लिए और सही रिव्यू देने के लिए। आपने ऐप पर भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने स्पेस आईएएस एकेडमी के ऐप पर बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। ये बड़ा मन प्रसन्न हुआ, जानते हैं आप सब लोगों के रिव्यू को देख करके। क्योंकि सामान्यतः जब आप किसी चीज को अच्छा फील करते हैं तो उसे जरूर कहना चाहिए, क्योंकि उससे सच्चाई को बढ़ावा मिलता है। जो चीज बेहतर है उसकी बुराई भले ना करें, लेकिन अगर उसमें अच्छाई है तो जरूर उसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। और आप सभी लोगों के माध्यम से जानते सब चीजें बढ़ेंगी। अब देखिए बिहार सरकार का 7 निश्चय, देखिए बिहार सरकार 7 निश्चय, ये एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है बजट में, इस पे फोकस। 7 निश्चय, 7 निश्चय 1, ये 2015 से 2020, और 7 निश्चय 2,
7 निश्चय 2, ये 2021 से लेकर के 2025। तो देखिए बिहार सरकार ने 7 निश्चय कार्यक्रम चलाए थे। इस 7 निश्चय में से इस बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, मनीष कुमार, मणिकांत कुमार, मणिकांत जी, आप सभी लोगों का। अच्छा, आप ध्यान से जरा देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। बिहार सरकार ने हाँ, बिहार की जो है विकास की दृष्टि से व्यय आय से अधिक होना चाहिए। तो लेकिन एक डिसिप्लिन में भी व्यय करना होता है ना, FRBM एक्ट है, आप दायरा बढ़ा नहीं सकते, व्यय को आय से अधिक रखना है। बिहार सरकार ने कोशिश किया और उस तय सीमा से अधिक रही, उसके बाद सरप्लस हो गया, ये अच्छी बात है। उसके बाद सरप्लस हो गया, ये अच्छी बात है। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, जरा एक बार ध्यान से सुने। तो देखिए बिहार सरकार ने 7 निश्चय के कार्यक्रम शुरू किए थे और इस 7 निश्चय में से देखिए कई निश्चय बिहार सरकार पूरा कर ले गई। जैसे एक निश्चय था, आप सभी लोग जानते हैं, हर घर बिजली। हर घर बिजली, ये आपके बजट में कहा गया, हर घर बिजली को बिहार सरकार पूरा कर ले गई। और दूसरा जो है आरक्षित रोजगार और महिलाओं को अधिकार। आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, महिलाओं को अधिकार, इसको भी, इस निश्चय को भी बिहार सरकार पूरा करने में सफल रही। इसीलिए अब 7 निश्चय 2 शुरू किया गया। इसीलिए अब 7 निश्चय 2 शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत देखिए ये कार्यक्रम है, ये मैं आपको PDF में भी भेज दूंगा, ये बल्कि टेलीग्राम पर ही। देखिए युवा शक्ति की, ये युवा शक्ति की प्रगति, महिला सशक्तिकरण, ये नया वाला आपको याद रहना चाहिए। इसमें क्या क्या है, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, और इसके बाद आप देखिए कनेक्टिविटी आसान और सबके लिए स्वास्थ्य। ये 7 निश्चय 2 है जो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2, यह भी आप ध्यान रखेंगे।